बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यानी कि कहते हैं कि पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट बोथ मेजर्ड साइमल्टेनियसली। यानी किसी पार्टिकल की पोजीशन या उसका मोमेंटम, यानी पोजीशन और मोमेंटम दोनों हम एक ही वक्त में दोनों को एग्जैक्टली नहीं मेजर कर सकते, यानी एक्यूरेसी के साथ नहीं मेजर कर सकते। यानी दिस ये यानी ये चीज़ जो है ना, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग ने ये प्रपोज किया था कि नो टू एस्पेक्ट्स ऑफ सब एटॉमिक वर्ड, यानी सब एटॉमिक वर्ड मीन कि एटॉमिक वर्ड, यानी उसके जिस तरह इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये एटॉमिक वर्ड के पार्टिकल्स हैं ना, तो उनकी यानी सब एटॉमिक वर्ड के पार्टिकल्स की यानी कोई भी एस्पेक्ट जो है ना, उसको आप परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। तो इसी तरह अब ये चीज़ ये सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए ये प्रिंसिपल है। फर्क ये जो है ये जो है जिस तरह है ये हमारे आम जनरल में जिस तरह कोई कार हो या आप हैं, या वो एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं आते, वो यानी यानी ये सिर्फ माइक्रो पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फॉर मैक्रो पार्टिकल्स जिस तरह कोई कार है, गाड़ी है, बॉल है, फुटबॉल है, जिन चीज़ों को आप आराम से देख सकते हैं आम आँख से, वो यानी जिनके मैसेज ज़्यादा होते हैं, तो वो वो क्या कहलाते हैं? मैक्रो पार्टिकल्स। तो मैक्रो एटॉमिक पार्टिकल्स, तो ये मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक जो बहुत स्मॉल है, मैक्रोस्कोपिक जो बहुत बड़े होते हैं, जो आम नज़र से आप देख सकते हैं। तो इसके लिए देख लें, सपोज़ कोई जिस तरह कोई कार है, उसको आप देखना चाहें तो क्या होगा कि उस पे लाइट फ़ॉल करेगी तो आप उसको व्यू कर सकेंगे। आप यानी उसकी उस कार की यानी लाइट उस कार पे कोई फ़र्क नहीं डालती, यानी उसकी मोशन पे, यानी लाइट उसको उसकी लाइट की वजह से, उस पे लाइट फ़ॉल करने की वजह से उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आता, उसकी जो है कार की उसमें यानी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरह से आप उसको एग्ज़ैक्टली व्यू कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं आप उस कार को। यानी होता क्या है कि यानी एक ही टाइम पे आप उसकी किसी भी यानी स्पीड गन से आप उसकी स्पीड भी मेजर कर सकते हैं। इसी तरह किसी जीपीए लोकेशन से यानी उसकी आप पोजीशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि यानी एक ही टाइम पे आप दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर सकेंगे। ये ऐसा पॉसिबल है सब एटॉमिक यानी ये वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, यानी हमारे आम दुनिया में ये जो होते हैं, हमारी दुनिया के पार्टिकल्स। इसी तरह अगर कोई पर्सन है, कोई इंसान है, यानी आप खड़े हैं सपोज़, तो आपको देखने के लिए क्या करेगा कि आप पे लाइट फ़ॉल करेगी। वो लाइट जो है वो आपसे रिफ्लेक्ट होगी, तो कोई आपको व्यू कर सकता है, आपकी पोज़ीशन फाइंड आउट कर सकता है। अब लाइट, चूँकि लाइट की रेज़, लाइट के फोटॉन्स आपकी पोज़ीशन पे कोई असर नहीं डालते। यानी आप आपको एग्जैक्ट यानी देख सकते हैं, वो उनकी लाइट के फोटॉन्स आप पे फॉल करेंगे, अब आपसे रिफ्लेक्ट होंगे, तो कोई आपको देख सकता है। इसी तरह कोई भी लाइट का फोटोन जो है ना, आपकी बॉडी को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, यानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव करवा सकता। यानी यानी आपकी स्पीड पे या आपकी पोजीशन पे कोई फ़र्क नहीं डालेगी लाइट। लेकिन ये तो सिर्फ हमारे लिए पॉसिबल है ना, हमारी वर्ल्ड के लिए। लेकिन सब एटॉमिक वर्ल्ड जो है, जिस तरह जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं वगैरह, ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं। जिस तरह अब इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो बेचारा बहुत, मतलब ये तो बहुत स्मॉल पार्टिकल है, बहुत हल्का पार्टिकल है, लाइट वेटेड पार्टिकल है। तो ये यानी ऐसा ये जो इस पे अगर लाइट फॉल करेगी ना, तो इसकी स्पीड में भी फ़र्क पड़ेगा। यानी लाइट के फोटॉन इस पे इंसिडेंट होंगे, इसकी स्पीड में भी फ़र्क पड़ेगा, इसकी पोजीशन भी इफ़ेक्टेड होगी। तो यानी इसको तो ऐसा यानी इस वजह से है, ये ऐसा ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से नहीं होता। ऐसा इस वजह से है कि
ये मेजरमेंट ये के फॉल्ट की वजह से नहीं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के फॉल्ट की वजह से नहीं है ऐसा। ये लाइट की जो लाइट पार्टिकल की ड्यूअलिटी है ना, लाइट पार्टिकल ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल, उसकी वजह से ऐसा पॉसिबल है। यानी ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हमने कहा, हम कह रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन है सपोज, उसको व्यू करने के लिए क्या है, उस पर कोई फोटोन इंसिडेंट होगा। तो फोटोन तो अब लाइट इलेक्ट्रॉन की स्पीड को, तो इलेक्ट्रॉन को पे तो इफेक्ट करेगा उसको, उस पर फोटोन इंसिडेंट हुआ। सपोज उस फोटोन की एनर्जी जो है वो Hc/λ के इक्वल थी। अब ये हम सपोज कर रहे हैं, यानी थॉट एक्सपेरिमेंट है, ये एक्चुअल नहीं हो सकता, मतलब नहीं है। वैसे ही मैं आपको समझाने के लिए ये बता रही हूँ कि अगर वो फोटोन जो है वो इस पे इंसिडेंट होता है, इससे रिफ्लेक्ट होता है, तो ये इसको, उसके बाद आप किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से आप इसको व्यू कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को देखेंगे इस फोटोन की रिफ्लेक्शन की वजह से। लाइट की यानी लाइट जिसके फोटोन की एनर्जी जो है वो Hc/λ के इक्वल है, इसके इक्वल, अकॉर्डिंग टू डिब्रॉय हाइपोथेसिस। वो डिब्रॉय ने बताया था ना कि एनर्जी यानी फोटोन का मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होता है, P=H/λ के इक्वल होता है। तो अब ये फोटोन जो इस पे इंसिडेंट हुआ, इससे टकराया, उसने कुछ क्या किया, इसकी स्पीड पे भी फ़र्क डालेगा। यानी वो क्या है कि एनर्जी अपनी, फोटोन क्या, जब इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट होता है, अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़ा था कि वो अपनी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो, उसकी स्पीड में भी चेंज आ जाएगा। यानी अगर वो, उसकी स्पीड भी चेंज होगी, उसकी पोजीशन भी, यानी वो ज़ाहिर है यहाँ से वो यहाँ चलेगा। पहले अगर वो रेस्ट पे था तो अब उसको वो मूव करेगा, या अगर वो मूविंग इलेक्ट्रॉन था तो उसकी स्पीड पे भी फ़र्क पड़ेगा और उसकी पोजीशन के पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो उसकी एग्जैक्टली सपोज हम एक टाइम पे उसकी पोजीशन व्यू करना चाह रहे हैं, तो हम लाइट जो यूज़ करते हैं वो किसी फ्रीक्वेंसी, लैम्डा फ्रीक्वेंसी है, सॉरी वेवलेंथ है उस लाइट की। यानी जो हम लाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी एनर्जी है Hc/λ, और उसकी वेवलेंथ उस लाइट की क्या है, लैम्डा के इक्वल। यानी हम लैम्डा वेवलेंथ की लाइट यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसकी पोजीशन में, यानी अगर कोई अनसर्टेनिटी है, यानी हम उसकी पोजीशन एग्जैक्ट नहीं मेजर कर सकते, यानी उसकी अगर उसमें कोई अनसर्टेनिटी होगी, यानी तो वो अनसर्टेनिटी जो है ना इसकी वेवलेंथ के लेवल की होगी। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या नाम है, फोटोन जो है उसकी वेवलेंथ यूँ है, तो वो अनसर्टेनिटी इसकी इस वेवलेंथ के लेवल की होगी, यानी इसके इक्वल होगी तकरीबन, यानी इसके, यानी इसके लैम्डा के, यानी इतनी कि उस इट मीन्स इसके लेवल के होने का मतलब ये है कि हम इतनी जगह में इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकेंगे। यानी उसकी पोजीशन या तो वो यहाँ होगी या यहाँ होगा, यहाँ यहाँ, यानी इतनी स्पेस में होगा वो इलेक्ट्रॉन जो है वो। अब इलेक्ट्रॉन में की पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो इसकी वेवलेंथ के लेवल की होगी, यानी इट शुड बी नियरली इक्वल टू लेमडा। इसके लेमडा क्या है, फोटोन की वेवलेंथ या लाइट की वेवलेंथ। तो अब इस अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए, अनसर्टेनिटी ये जो डेल एक्स है, डेल फॉर स्टैंड्स फॉर अनसर्टेनिटी, एक्स फॉर पोजीशन। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो है उसको कम करने के लिए हम क्या, यानी क्या करेंगे कि हम, यानी उसको कम करने के लिए हम शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट यूज़ करेंगे। यानी लाइट के जो फोटॉन्स यूज़ करेंगे पहले के मुकाबले में हम क्या करेंगे, उनकी वेवलेंथ कम लेंगे, कम वेवलेंथ वाले फोटॉन्स यूज़ करेंगे। तो जो, अब आप देखें अगर ये वेवलेंथ डिक्रीज़ कर जाए, यानी वेवलेंथ कम हो जाए, तो फोटॉन की, पहले वाले फोटॉन्स की वेवलेंथ ज़्यादा थी तो उनकी एनर्जी जो है वो कम थी। अब अगर वेवलेंथ हम कम कर दें ताकि हमें पोजीशन में अनसर्टेनिटी जो है वो कम हो सके, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वेवलेंथ को, यानी कम वेवलेंथ वाले फोटॉन्स यूज़ करेंगे। अब अगर वेवलेंथ कम हो तो एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। पहले वेवलेंथ ज़्यादा थी, अब वो पहले के मुकाबले में कम कर दी हमने वेवलेंथ, तो ये एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। यानी ड्यू टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, बिकॉज ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, तो बाय इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लेमडा ई कैन बी इंक्रीज्ड, यानी ई इंक्रीज हो जाएगा। यानी अगर पोजीशन में हम चाहें कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी जो है उसमें एरर जो है वो
कम से कम हो तो हम क्या करेंगे, शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट यूज़ करेंगे। तो लेकिन अगर वेवलेंथ शॉर्टर कर देंगे तो क्या होगा कि एनर्जी, उस लाइट की एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी उस लाइट के फोटॉन्स की एनर्जी जो है ना वो ज़्यादा होगी शॉर्टर वेवलेंथ वाले के। तो जब एनर्जी ज़्यादा होगी इन फोटॉन्स की, इंसिडेंट फोटॉन्स की, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी गेन करके उनकी स्पीड में इज़ाफ़ा होगा, यानी वो ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करेंगे। तो इसकी वजह से उनकी पोज़ीशन में भी अनसर्टेनिटी आ जाती है और उनकी ज़्यादा, यानी पोज़ीशन अगर हम उसकी एग्ज़ैक्टली मेज़र कर सकते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ने से क्या होता है, क्योंकि मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जो है वो दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी इसके मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट के इक्वल है। तो स्पीड अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ेगी तो अनसर्टेनिटी, उसकी स्पीड में जो अनसर्टेनिटी आएगी वो भी बढ़ जाएगी, यानी सॉरी, उसकी मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी आएगी वो चेंज हो जाएगी। यानी अगर हम एक टाइम पे अगर हम उसके क्या नाम है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी को कम करें तो उसी वक्त मोमेंटम में अनसर्टेनिटी जो है ना वो बढ़ जाती है, यानी डेल पी जो चेंज इन मोमेंटम होगा ना वो ज़्यादा हो जाएगा। यानी पहले अगर कम था तो अब आपने ज़्यादा वेवलेंथ वाली, कम वेवलेंथ वाली लाइट यूज़ की तो उसकी चूँकि एनर्जी ज़्यादा होगी उस वेवलेंथ की, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी पहले के मुकाबले में अब्ज़ॉर्ब करेगा। उसकी स्पीड में चेंज जो है वो ज़्यादा आएगा, उसकी स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी, जिसकी वजह से उसके मोमेंटम में चेंज भी ज़्यादा हो जाएगा। तो एक तरफ से अगर हम पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम करते हैं तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ जाती है। यानी तो साइमल्टेनियसली, यानी एक ही वक्त पे हम पोजीशन में अनसर्टेनिटी और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी को, यानी एक ही टाइम पे पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हम। यानी पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए आप क्या करते हैं, ज़्यादा वेवलेंथ वाली, यानी शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट यूज़ करते हैं। अगर हम शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट यूज़ करेंगे उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, जिसकी वजह से पोजीशन में अनसर्टेनिटी जो है ना वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो सो वी कैन से दैट कि नो टू aspects of subatomic world can be measured simultaneously with perfect accuracy, and this flow of accuracy is not associated with the measuring instruments it, यानी एट सब एटॉमिक लेवल पे ये होता है, यानी एटॉमिक लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे ये ऐसा होता है। यानी वो हम वो एग्जांपल देंगे गाड़ी वाली, या ये आपने लिखना नहीं है इसमें, बस ये आपने सिर्फ बताना है इतना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज़ बताई है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हाइजनबर्ग ने ये प्रपोज किया कि अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन इज नियरली इक्वल टू लेमडा, यानी किसी पार्टिकल की वेवलेंथ के नियरली इक्वल है। इसी तरह अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ, यानी डेल पी जो चेंज इन मोमेंटम है, दैट इज नियरली, सॉरी, इक्वल टू, ये चेंज इन मोमेंटम जो है इट इज़ इक्वल टू द नियरली, इट शुड बी नियरली इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ फोटॉन, जो एटॉमिक ये जो है लाइट के फोटॉन्स जो हैं उनके मोमेंटम के लेवल की हो सकती है ये अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, यानी वो दैट इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा, फिर एच इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, एच जो है ना प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास, कंबाइन करें तो आपके पास आ जाता है डेल एक्स इंटू डेल पी, यानी प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड इसका पोजीशन, दिस शुड बी नियरली इक्वल टू लेमडा मल्टीप्लाइड बाय एच ओवर लेमडा। और हम कह सकते हैं कि डेल एक्स इंटू डेल पी इज़ नियरली इक्वल टू एच, लेमडा लेमडा से कैंसिल हो गया, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। यानी किसी भी ऐसी दो क्वांटिटीज़ जिनका प्रोडक्ट जो है प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल हो, वो उनको हम एग्जैक्टली मैयर नहीं, एट द सेम टाइम हम उनको एग्जैक्ट मैयर नहीं कर सकते। अगर हम पोजीशन को एग्जैक्टली मैयर करेंगे तो उस टाइम पे मोमेंटम में अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर मोमेंटम को सर्टेनली मैयर करेंगे, यानी उसमें उसको एक्यूरेटली मैयर करना चाहेंगे तो उस वक्त पे जो है ना वो पोजीशन में अनसर्टेनिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो दिस इज़ कॉल्ड हाइजनबर्ग, ये जो है हाइजनबर्ग प्रिंसिपल की जो है ना वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की इक्वेशन है कि प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन
and uncertainty in the measurement of momentum is nearly equal to Planck's constant. ये कहलाता है हाइजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी दिस इज द वन फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एक फॉर्म है ये. डेल एक्स इंटू डेल पी इज नियरली इक्वल टू एच, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी कहलाती है. इसके बाद यानी ये जो है कि अगर आप इसी तरह इसकी दूसरी फॉर्म है, ये और भी दो क्वांटिटीज़ के लिए आप इसको प्रूव कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. यानी उसके बाद देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी which relates to the energy of the particle and the time at which it had this the energy. यानी यानी ये यानी इसकी एक और फॉर्म है जो कि एनर्जी ऑफ द पार्टिकल उसको रिलेट करती है उसके साथ, और उस टाइम के लिए जिसके दौरान ये उस पार्टिकल की एनर्जी इतनी होती है एनर्जी. तो अगर डेली इज़ द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी हो कि एनर्जी में चेंज हो, यानी अनसर्टेनिटी है उसकी मेजरमेंट में एनर्जी की में, एंड डेल टी इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच दिस अनसर्टेनिटी टेक्स प्लेस. तो देन del t, then the product del E into del T is nearly equal to h. ये h के इक्वल होगा, नियरली इक्वल होगा. तो ये दिस इज कॉल्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ हाइजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ये इसकी दूसरी फॉर्म कहलाती है. यानी product of uncertainty in the measurement of energy and time is nearly equal to h, where h is Planck's constant. Thus, more accurately we determine the energy of a particle, more uncertain will be the time during which it has this energy, that energy. यानी अगर हम accurately energy find out करेंगे तो टाइम में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी जिसके दौरान हम ये पार्टिकल विल हैव दिस एनर्जी. वो टाइम में अनसर्टेनिटी जो वो हम नहीं बता पाएंगे सही तरह से कि ये कितना टाइम था. अगर एनर्जी मेजर कर सकेंगे तो टाइम नहीं एक्यूरेटली मेजर हो पाएगा. तो सो द प्रोडक्ट ऑफ दीज अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी एंड अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम इज नियरली इक्वल टू एच, विच इज़ कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट. उसको यानी एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाता है. इसके बाद बच्चों ये आपका चैप्टर तो इस टॉपिक के साथ एंड हो जाता है. यानी इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. इसमें अगर स्टेटमेंट आएगी तो आप इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, यानी शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे और मैथमेटिकल फॉर्म, यानी दोनों स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती हैं. यानी ये वाली दोनों, ये वाली यानी इसको आप स्टेट करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ uncertainty in the position and uncertainty in the momentum is nearly equal to Planck's constant. ये इसकी स्टेटमेंट होगी. आप वर्ड्स में भी बताएंगे, मैथमेटिकली भी लिखें. 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है. एक इसका नंबर होगा, दूसरा ये, यानी उसमें आप ये बताएंगे कि प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेन मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड टाइम ड्यूरिंग विच द पार्टिकल हैज़ दिस एनर्जी इज़ नियरली इक्वल टू एज. अब ये दोनों फॉर्म्स बताएंगे. इसमें अगर आपके पास अगर इस शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, अगर लॉन्ग आएगा फिर आप पूरा बताएंगे कि इसकी स्टेटमेंट भी बताएंगे कि आप ये बताएंगे कि पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली, यानी एट द सेम टाइम उनको हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते. यानी कि अगर अनसर्टेनिटी एनर्जी को मेजर करते हैं, क्या नाम है, पोजीशन को मेजर करते हैं तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इंक्रीज कर जाती है. आप बताएंगे और ये भी बताएंगे कि दिस अनसर्टेनिटी इज़ नॉट ड्यू टू द, यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के फॉल्ट की वजह से नहीं होती. दिस इज़ ड्यू टू द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड पार्टिकल ड्यूअलिटी की वजह से होती है, यानी उसकी वजह से है. तो उसके बाद आप बताएंगे कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को, एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसको व्यू करना चाहें, उसको यानी उसकी पोजीशन फाइंड आउट करना चाहें तो आप क्या करेंगे, उस पर कोई यानी लाइट फॉल करवाएंगे. तो दिस इज़
यानी ये जो लाइट जो है ना, यानी ये ना डायफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से होती है, यानी उसकी वजह से, यानी ये होता है ऐसा, जो है अनसर्टेनिटी बढ़ती है। तो अब अगर आप लाइट फॉल करवाएंगे तो लाइट की उनको इट विल कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स ऑफ एनर्जी एच सी ओवर लैम्डा, उनकी एनर्जी की एनर्जी होगी फोटॉन्स की। तो लाइट जो है वह इससे स्कैटर होगी, यानी इससे इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो यानी आप इस तरह से उसको व्यू कर सकेंगे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को। तो अब इसमें इसकी पोजीशन में चेंज जो है इट विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा। ये बेटा इस तरह से है कि अगर आप देखें, आपके पास यानी इलेक्ट्रॉन ने इतनी इतनी जगह से गुजरना है। इलेक्ट्रॉन जो है ना, अगर हम उसको उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करें, इतनी जगह से उसके रास्ते में कोई स्लिट रख दें, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है, वो कर रहा है, वो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, वो इतनी जगह से गुजर रहा है। तो अगर हम इस स्पेस को, यानी ये स्लिट की विड्थ को जो है वो कम कर दें, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से भी गुजर सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यानी ये कोई एग्जैक्ट उसकी पोजीशन हमें पता नहीं होगी एग्जैक्ट, यानी अनसर्टेनिटी इसमें पोजीशन में ज़्यादा है इस वक्त एज़ कम्पेयर टू दिस पोजीशन, कि अगर स्लिट जो है उसकी विड्थ कम कर दें, इलेक्ट्रॉन जो है वो अब छोटी जगह में से गुजरेगा, यानी तो अब इसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी जो है ना वो कम हो जाती है, यानी इसकी अब ये चांसेस इलेक्ट्रॉन को की पोजीशन को एग्जैक्टली फाइंड आउट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी इसको हम एग्जैक्ट इसकी पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने ये विड्थ, ये जगह कम कर दी। तो इसी तरह यही केस वेवलेंथ के लिए, लाइट के फोटॉन्स की वेवलेंथ के लिए, कि अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एग्जैक्टली फाइंड आउट करना चाहें तो हम छोटी वेवलेंथ की लाइट यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझने के लिए। उसके बाद आप बताएंगे कि देयर विल बी अ, यानी चेंज इन स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, छोटी वेवलेंथ की लाइट यूज़ करेंगे तो स्पीड में ज़्यादा हो जाएगी, ड्यू टू विच अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बढ़ जाएगी, कि अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम होती है तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इंक्रीज कर जाती है। तो ये, यानी ऐसा मटेरियल पार्टिकल्स के लिए, यानी ये जो बड़े पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनके लिए ऐसा नहीं होता। ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जो है ना, इट होल्ड्स फॉर सब, यानी एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए है, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। तो अगर हम अनसर्टेनिटी को डेल से, यानी इंट्रोड्यूस एक नई टर्म करवाएं, पोजीशन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो है ना वो दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल एक्स, यानी उससे रिप्रेजेंट करें तो डेल एक्स विल बी नियरली इक्वल टू लेमडा, यानी वो लेमडा, ये जिस जो लाइट हम यूज़ करें उसकी वेवलेंथ के लेवल की होगी। इसी तरह डेल पी जो है, चेंज इन मोमेंटम जो है, इट इज़ नियरली इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ लाइट, मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ लाइट, उसके उसके नियरली इक्वल होगा। यानी चेंज इन पोजीशन जो है ना वो मोमेंट, अगर एक फोटोन इंसिडेंट होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो उसकी पोजीशन में, उसकी स्पीड में जितना चेंज आता है, और उस चेंज की स्पीड के बढ़ने की वजह से उसके मोमेंटम में जो चेंज आता है, दैट इज़ इक्वल टू एच ओवर लेमडा, यानी ये फोटोन की मोमेंटम के एच ओवर लेमडा के लेवल का होगा। तो इस तरह से इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करें तो ये मिलता है, हम ये फिर आप सारा डिटेल में लिखेंगे, इसी तरह एनर्जी वाला भी आप डिटेल में बताएंगे अगर इस तरह से हो। तो अब हम, अभी आपका टाइम है क्लास का, हम ऐसा करते हैं, इससे रिलेटेड ये ना न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक तो न्यूमेरिकल सॉल्व, ये क्या नाम है, एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में, कि द लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड स्टेट इज अबाउट 10⁻⁸ सेकेंड है, कि लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड स्टेट इज अबाउट 10⁻⁸ सेकेंड। व्हाट इज़ द अनसर्टेनिटी इन एनर्जी ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी एनर्जी में अनसर्टेनिटी इस टाइम के दौरान क्या होगी। लाइफ टाइम बताया हुआ है कि द लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन एन एक्साइटेड स्टेट, के इलेक्ट्रॉन ने कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब की, वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया, और उस स्टेट के दौरान जितनी देर वो स्टेट में रहा, वो लाइफ टाइम जो है ना, वो टाइम जो है ना, दैट इज़ इक्वल टू डेल टी, डेल टी के इक्वल होगा। एंड दिस इज़ गिवन
ये गिवन है 10⁻⁻8 सेकेंड है दिया हुआ है। तो कहते हैं उस टाइम के दौरान उसकी एनर्जी फाइंड आउट करें कि उसकी एनर्जी क्या होगी। तो डेल ई हमने फाइंड आउट करना है, डेल ई इज़ अननोन। तो हमारे पास हाइजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की फॉर्म है ना, डेल ई और डेल टी का प्रोडक्ट जो है ना, इट इज़ नियरली इक्वल टू, यानी इट इज़ नियरली इक्वल टू एच, प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल है। तो डेल ई किसके इक्वल होगा, डेल ई विल बी इक्वल टू एच ओवर डेल टी, इसके इक्वल होगा। एच क्या प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू अच्छा यहाँ बेटा, हाँ जी ये एक चीज़ मैंने आपको पहले नहीं बताई, बताना भूल गई, रह गया कि एच जो है ना यहाँ स्मॉल एच यूज़ किया हुआ है। तो दिस इज़ इक्वल टू, यानी ये जो है ना स्मॉल एच है, एच कट भी उसको बोलते हैं, इसके नियरली इक्वल होता है। यानी तो एच इज़, यानी ये जो एच कट है दिस इज़ इक्वल टू एच ओवर 2 पाई, इसके इक्वल होता है। यानी ये इसके इक्वल होना है। तो एच इज़ इक्वल टू एच कट इज़ इक्वल टू एच ओवर 2 पाई। तो ये यानी प्लैंक्स कांस्टेंट को 2 पाई से डिवाइड करते हैं तो हमें ये वाला एच मिलता है। तो डेल ई डॉट डेल टी इज़ नियरली इक्वल टू एच कट, इसके इक्वल होता है। ये एनर्जी वाले के केस में है, फार्मूला के केस में एनर्जी वाली फॉर्म में है। तो इसलिए दिस इज इक्वल टू एच कट। तो हम एच ओवर 2 पाई, तो एच को प्लैंक्स कांस्टेंट को 2 पाई से डिवाइड करें तो हमारे पास मिलता है 1.05 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। प्लैंक्स कांस्टेंट जो है ना 6.4 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, उसको पाई से पाई की वैल्यू से डिवाइड करें 3.44 से, तो 1.05 आता है। तो एज कट जो है ना दैट इज इक्वल टू दिस। तो हम यहाँ ये यूज़ करेंगे, तो इसकी वैल्यू लगाएं 1.05 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय डेल टी, यहाँ कितना है 10⁻⁻8, तो ये आ जाता है 1.05 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 8, ये नीचे से 8 ऊपर ले जाएं तो ये आ गया 1.05 इंटू 10⁻26 माइनस 26, इसके इक्वल आ जाएगा 26 जूल। चूँकि ये भी सेकंड में था, ये था प्लैंक्स कांस्टेंट जूल सेकंड में था, तो सेकंड से कट गया, ये इतने जूल आ गई एनर्जी। वैसे भी एनर्जी के यूनिट्स जो है ना वो जूल होते हैं, यानी इसके इक्वल होगी दिल्ली जो है, तो इसके इक्वल आ जाएगा। इसके बाद आपके पास सेकंड एक्सपेरिमेंट भी है, एक और भी है एग्जांपल। एन इलेक्ट्रॉन इज़ टू बी कन्फाइंड टू अ बॉक्स ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक न्यूक्लियस के साइज़ के बॉक्स में कन्फाइंड है। व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन बी इफ़ इट वर सो कन्फाइंड, यानी अगर न्यूक्लियस का साइज़ इतना उसमें ही वो एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट उसके अंदर है, उस बॉक्स के अंदर है जिसका साइज़ न्यूक्लियस के लेवल का है, साइज़ के इक्वल है। तो व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन बी इफ़ इट वर सो कन्फाइंड, यानी उसकी इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी अगर वो इस तरह से हो। तो बेटा उसके लिए ये, इसको समझने के लिए ये है कि इलेक्ट्रॉन कोई भी बॉक्स है, ठीक है, जिसका साइज़ जो है वो, जिसकी जो है विड्थ जो है वो कितनी है, 1 इंटू 10⁻⁻14 मीटर, यानी इतना स्मॉल साइज़ का बॉक्स है, उसके अंदर है इलेक्ट्रॉन। तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो अब देखें उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी जो है ना वो इतने मीटर की हो सकती है साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस की, कि या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा, यानी जितनी इस बॉक्स की विड्थ है उसके उसके लेवल की अनसर्टेनिटी हो सकती है। यहाँ होगा तो हमें इतनी उसमें अनसर्टेनिटी है, तो अब ये हमें पता नहीं है। तो सो डेल एक्स इज़ नियरली इक्वल टू
1.0 इंटू 10 की पावर -14 मीटर, यानी उस बॉक्स के साइज के इक्वल होगी इसकी वेट। अब स्पीड मोमेंटम पहले फाइंड आउट करते हैं ना कि डेल पी किसके इक्वल होगा। डेल पी में अनसर्टेनिटी जो है वो दैट इज इक्वल टू एम इंटू डेल वी, यानी जो उसकी स्पीड में चेंज आता है दैट इज उसके इक्वल की होगी। तो डेल पी जो है फॉर एन यानी फोटोन के मोमेंटम के लेवल का होगा, यानी चेंज इन मोमेंटम जो है ना वो फोटोन सॉरी डेल वी आना है, डेल वी यानी डेल पी इज इक्वल टू एम इंटू डेल वी के इक्वल है। तो अब या हम कह सकते हैं ये भी नहीं कि चेंज इन मोमेंटम जो है ना दैट इज इक्वल टू, हमने कहा था ना कि नियरली इक्वल टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज नियरली इक्वल टू एच ओवर डेल एक्स, यानी एच ओवर लेमडा होता है ना इसके इक्वल। तो लेमडा यहाँ वेवलेंथ जो हाँ यानी जो अनसर्टेनिटी है वेवलेंथ में डेल एक्स इज इक्वल टू इसके इक्वल किया है, तो हम ये इसको इस तरह भी लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू एच ओवर डेल एक्स, बिकॉज डेल एक्स जो है इट इज़ नियरली इक्वल टू किसके नियर इक्वल टू था लेमडा के। तो फ्रॉम दिस फार्मूला डेल पी इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा, तो इस फार्मूला से लेमडा की जगह हम डेल एक्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए डेल पी यानी चेंज इन मोमेंटम जो है दैट विल बी इक्वल टू नियरली इक्वल टू एच ओवर डेल एक्स, इस तरह से। तो हम पहले डेल पी फाइंड आउट करेंगे, इट वुड बी नियरली इक्वल टू ये एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू लगाएंगे, ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू लगाएंगे, तो दिस इज इक्वल टू 1.05 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। और नीचे क्या है डेल एक्स, उसकी वैल्यू है ये 1.05 इंटू 10 की पावर -14 मीटर इसके इक्वल है। तो आपके पास ये डेल पी किसके इक्वल आ जाता है, आप देखते हैं हम, ये आ जाएगा तो यानी डेल पी जो है इसके इक्वल आ जाएगा। तो बेटा ये नहीं इस चीज़ के इक्वल, इस यानी डेल पी की जगह आप ये लिख सकते हैं। अब डेल पी इज नियरली इक्वल टू ये 1.05 इंटू 10 की पावर -34, डेल पी किसके इक्वल होता है एम इंटू डेल एक्स, यानी एम इंटू डेल एक्स, यानी सॉरी एम इंटू डेल वी, चेंज इन मोमेंटम जो है दैट इज इक्वल टू एम इंटू डेल वी। जो पहले अगर वेलोसिटी वी थी अब चेंज होके डेल वी हो गई है, तो अब चेंज मोमेंटम जो है दैट विल बी इक्वल टू एम इंटू डेल वी, वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से एम इंटू यानी चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी की जगह हम एम इंटू डेल वी यूज़ करेंगे। तो इस इक्वेशन से ओवर 1 इंटू 10 की पावर -14 इसके साथ आएगा मीटर। तो इस इक्वेशन में हम डेल वी जब फिर किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, ये एम को इधर नीचे ले आएंगे, तो डेल वी ही हमने फाइंड आउट करना है, तो वो आ जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी ये 1.05 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाय एम, यानी इसको हम एम से डिवाइड कर देंगे, जो उसका मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ना, हाँ जी मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे। तो फिर आप अब फाइंड आउट करें मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फाइंड आउट एंटर करें इसमें, तो ये आ जाएगा इंटू 10⁻34 इंटू 1 10 की पावर -14 मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 यानी 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg मीटर
ये वाला मीटर में है, ये मीटर लगेगा, इसके साथ केजी किलोग्राम, और ये क्या है जूल सेकेंड, इसके यूनिट्स। तो ये कैलकुलेट करके ये आ जाता है 1.15 इंटू 10 की पावर ये 31 और 14 प्लस होके क्या आ गया 45 माइनस 34, ये ऊपर जाके 45 जो प्लस हो जाएगा, तो ये 45 में से 34 निकाला तो 11 आ जाता है आपके पास, 10 सॉरी 10 आता है, तो वो इसको राउंड ऑफ करके ये नहीं, ये 10 आ जाता है, इतनी मीटर पर सेकेंड इसकी इक्वल आ जाएगी। इसके साथ ये चैप्टर एंड हुआ। इंशाल्लाह कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्वेश्चंस भी डिस्कस, चलें ये क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे जो हैं इस एक्सरसाइज के। इसके बाद इसके साथ अल्लाह हाफिज़।